नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार के खेल के बाद अब एक नया खेल शुरू हो गया है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनाव परिणाम आ गए। हर किसी ने ये कयास लगाया था कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। तमाम 10 एग्जिट पोल सामने थे, तमाम दिग्गजों के दावे थे, लगातार कह रहे थे कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। लेकिन एक हम ही थे जिन्होंने लगातार 22 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर की रात तक कई वीडियो बनाए, जिसमें तथ्य भी प्रस्तुत किए और जमीनी हकीकत को समझाने की कोशिश की थी। फिलहाल परिणाम सबके सामने है। नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 स्वाभाविक नाम सामने आए हैं। एक तो पुराने 15 साल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और करीब 69,000 के रिकॉर्ड वोटों से रायपुर से जीतने वाले पुराने दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल के अलावा एक साफ सुथरा चेहरा है रायगढ़ से पूर्व आईएएस ओपी चौधरी। इन नामों के अलावा कुछ और नामों पर चर्चा होगी, मंथन होगा। अभी फिलहाल कुर्सी दौड़ शुरू हो चुकी है, बैठकों का दौर चलेगा। ढेर सारी कई ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आएगी जो आने वाले समय में आपको चौंका सकती है। राष्ट्रबोध ने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ जिन तथ्यों को रखा, जिन बातों को रखा, हमें ढेर सारा प्यार दिया। हजारों लाखों लोगों ने देखा। हमारे उस शुभचिंतक जो सब्सक्राइबर के रूप में हमें आशीष दे रहे थे, सारी बातें हमने जब सिलसिलेवार ढंग से रखी, तब भी कुछ लोग थे जो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें चुनौती दे रहे थे। लगातार अपशब्दों के प्रयोगों के बावजूद हमने उनकी आलोचनाओं का हृदय से स्वागत किया। उन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के 9 मंत्री किस तरह से हार गए और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रेम प्रकाश पांडे आखिर किस तरह से हार गए। ऐसी हार चिंतन के कई अवसर पैदा करती है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला, जिस तरह से महतारी वंदन के माध्यम से महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और लगातार छत्तीसगढ़ियावाद के समानांतर स्थानीय मुद्दों को उठाया, घोटालों के आरोपों की पुष्ट जानकारी दी और भूपेश सरकार की ओर से लगातार दम्भ भरा गया, वो घमंड प्रस्तुत किया गया, 75 पार का नारा दिया गया। जैसे 2003 में पूर्ववर्ती अजीत जोगी सरकार ने भी 70+ का नारा दिया था और 2018 में रमन सिंह सरकार की ओर से भी 65 पार का नारा दिया था। छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे दम्भ को स्वीकार कतई नहीं करती। शायद यही कारण होगा कि परिणाम सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जितना भारी बहुमत मिला, जो 54 सीटों से विजय मिली, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 3 बार सरकार में रह चुकी है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी बहुमत नहीं मिला। अब आप अपनी स्क्रीन में उन हारे हुए दिग्गजों को देख रहे हैं, जिसमें दीपक बैज जो सांसद हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर लगातार दावे किए। शिव कुमार डहरिया, इनके विरुद्ध ढेर सारे घोटाले को आरोप लगते रहे, ये भी दम भरते रहे। अपने विधानसभा क्षेत्र आरंग झांक कर नहीं जाते थे। जिस तरह की इनकी भाषा शैली थी, मीडिया की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, लोग खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन इनसे बात करने पर ही घमंड साफ तौर पर दिखता था। तीसरे नंबर पर है गुरु रुद्र कुमार। ये सतनामी समाज के संत कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ दिया, अइवारा से नवागढ़ चले गए। इससे पहले आरंग में थे, पीएचई मंत्री रहते। इनके विभाग में जितने घोटाले हुए, जिस तरह से जल जीवन मिशन को पूरे भारत के कुछ 36 प्रदेशों में 31वां स्थान मिला, आम जनता इनके नेतृत्व वाले पीएचई विभाग के घोटाले के कारण पीने लायक पानी से वंचित रही। इसी तरह अमरजीत भगत, उनका वो गालियों वाला वीडियो आपको याद होगा। इनकी हरकतें भी किसी से छिपी नहीं थी। 5 बार सीतापुर से जीतते रहे, लेकिन इस बार हार गए। इसी तरह दुर्ग ग्रामीण से कभी मंत्रिमंडल में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले गृह मंत्री तामध्वज साहू भी हार गए। इनके परिवार का लगातार हस्तक्षेप रहा, स्थानीय जनता नाखुश रही, अंततोगत्वा इन्हें हार मिली। ये सीनियर मंत्री हैं, लेकिन भाजपा के एक जूनियर चेहरे ललित चंद्राकर ने इन्हें हरा दिया। अब 5वें नंबर पर मोहम्मद अकबर, जिन्होंने कवर्धा से 2018 में करीब 60,000 वोटों से विजय हासिल
हासिल की थी, अब ये पराजित हो चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने खुल्लम खुल्ला मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कवर्धा में अपने व्यवहार को कायम रखा, जिस तरह से 3 अक्टूबर 2021 को भगवा ध्वज का अपमान हुआ और उस अपमान के करीब 23 दिन बाद 300 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे और ये बताने की कोशिश करते रहे कि कवर्धा में वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम करते रहेंगे। अपने ऐसे ही दम्भी व्यवहार के कारण जनता ने इन्हें बुरी तरह करीब 40,000 वोटों से हरा दिया। इसी तरह रविंद्र चौबे, इन्होंने भी बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू के हत्याकांड के बाद कभी भी उस पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश नहीं की, जाति का समीकरण इनके पक्ष में नहीं था। बावजूद इसके ये 7 बार साझा से जीतते रहे। महाराज वाली छवि को जनता ने धो दिया। जिस भुवनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग के कारण हत्या हुई थी 8 अप्रैल 2023 को, उनके पिता ईश्वर साहू को जनता ने अपना नया विधायक चुन लिया है। इसी तरह कोंडा गांव से मोहन मरकाम कभी पीसीसी चीफ हुआ करते थे, मौजूदा समय में सरकार के मंत्री हैं। लगातार ये भी दम्भी भाषा का उपयोग करते रहे। हालांकि इन्हें लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी किसी से छिपी नहीं थी। सीएम भूपेश बघेल के खेमे से इनकी उपेक्षा जगजाहिर हो चुकी थी, लेकिन आदिवासी चेहरा होने के कारण उन्हें मंत्री बनाया गया था। फिलहाल उनकी हार का कारण उनका अपना ही व्यवहार बताया जा रहा है। कांग्रेस के इन दिग्गजों की हार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी एक दिग्गज प्रेम प्रकाश पांडे की हार चर्चा का कारण बनी हुई है। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। प्रेम प्रकाश पांडे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, कई बार मंत्री रहे, पिछला चुनाव भी हारे थे 2800 वोटों से और इस बार का भी चुनाव करीब 1200 वोटों से हारे हैं। उनके हार के पीछे के कारणों की समीक्षा की जा रही है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है वह यह है कि प्रेम प्रकाश पांडे अपना खुद का संगठन बना के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा संगठन से वो कोई खास इत्तेफाक नहीं रखते। जिस तरह की उनकी शैली है, जिस तरह का उनका व्यवहार है, स्थानीय जनता के साथ जो तालमेल वो नहीं बिठा सके, शायद यही कारण रहा होगा कि लगातार वो 2 बार हारे हैं। फिलहाल इनके हार की समीक्षा होगी, लेकिन जो बड़े चेहरे जीत कर आए हैं उन्हें भी समझना होगा। इनमें से कुछ चेहरे तो मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में इन चेहरों को देख पा रहे हैं। इनमें है सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह जो राजनांदगांव विधानसभा से जीत कर आए हैं। इसी तरह राम विचार नेता जो रामानुजगंज से जीत कर आए हैं, कुनकुरी से विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी रायगढ़ से, भरतपुर सोनहट से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, धर्मलाल कौशिक जो बिल्हा विधानसभा से जीत कर आए हैं, रायपुर दक्षिण से 8वीं बार बृजमोहन अग्रवाल जीत कर आए हैं। इनके अलावा कांग्रेस के दिग्गज चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, किसी तरह सख्ती से वो भी जीत कर आए हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर हमने एक नहीं सैकड़ों वीडियो बनाए हैं। मई 2023 में गौठान घोटाले का जब भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया था, तब उस मौके पे पत्रकारों को अचानक ले जाया गया था, उन्हें जगह नहीं बताई गई थी। इसी तरह एक के बाद एक कई और घोटालों को उजागर किया गया। पीएम आवास के मुद्दे पर 15 मार्च 2023 को विधानसभा का घेराव किया गया था। उस मुद्दे को कांग्रेस समझ नहीं पाई। गौठान एक ऐसा मुद्दा रहा जो आम ग्रामीण समझता था, क्योंकि गांव में जो करीब 10,000 गौठान के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी चीख चीख कर कह रही थी कि वो पैसे गए कहाँ, गौ माता की कैसी स्थिति है। लोग खुली आंखों से देख रहे थे। जो बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से विषयों को नहीं समझते हैं वो भी समझ रहे थे कि इस मुद्दे पर हो क्या रहा है। CGPSC में जो खुल्लम खुल्ला घोटाला हुआ, जिस तरह से टामन सिंह सोनवानी ने अपने परिवार के 5 लोगों को ऑफिसर बना दिया, डिप्टी कलेक्टर बना दिया, बेटा बहू डिप्टी कलेक्टर बन गए और भूपेश सरकार बड़ी ही बेशर्मी के साथ इस मुद्दे पर चुप रही। बीरनपुर हत्याकांड में किसी से छुपा नहीं है, जहां सरकार के मंत्री और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र चौबे पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर चिंतन मनन होगा। महतारी वंदन पर भी चिंतन होगा कि किस तरह से महिलाओं के लिए जो नई सरकार बन रही है नए बजट की व्यवस्था करेगी, क्योंकि हर साल 12,000 रुपए देना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके लिए करीब 50 से 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे ढेर सारे जो दूसरी घोषणाएं की गई है उनकी मैं बात कर रहा हूं। महतारी वंदन के अलावा आने वाली 25 दिसंबर को 2 सालों का जो बकाया किसानों का बोनस था, धान का बोनस 2017 और 18 में जो नहीं दिया गया था पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह सरकार के द्वारा, उसके लिए हजारों करोड़ का इंतजाम करना होगा। उससे पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक यक्ष प्रश्न है।
इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शिल्पी ओम माथुर रायपुर में बैठक ले रहे हैं। मनसुख मांडविया भी आ चुके हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। इनके अलावा पूर्णकालिक संगठन के दिग्गज अजय जामवाल और पवन साय, तमाम वो चेहरे उस बैठक में रहेंगे जिनसे यह तय होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस गंभीर विषय को आगे विस्तार से समझने से पहले हम आपको 22 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच राष्ट्रबोध ने जो कहा था उसकी झलक बता रहे हैं, जिसे आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें किस तरह से तारीखों के साथ हमारे न तो विचार बदले न हमारा शोध बदला। हमने बेहद मजबूती के साथ अपना पक्ष इसलिए रखा क्योंकि हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ डटे रहे, सरकार के दबाव में नहीं आए। क्योंकि सरकार के दबाव में आने वाली सर्वे एजेंसियां जो एग्जिट पोल का नाम दे रही थी, बड़े बड़े दिग्गज चलकर दिल्ली से आए थे, वो सारे के सारे धरे रह गए। एक हम ही थे जो डंके की चोट पर जिन दावों को प्रस्तुत किया वो अक्षरशः सही साबित हुए। 22 नवंबर का हमारे वीडियो का भी थंबनेल देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर हमने महिलाओं को गेम चेंजर बताया था। इसी तरह 23 नवंबर को भी हमारे साथ एक्सपर्ट संतोष तिवारी जो मेहमान के रूप में मौजूद थे। हमने जो दावा किया था उस पर आप गौर करें। महिला मतदाता, खासकर छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिला मतदाता जो आमतौर पर संकोची होती है, और इस तरह के आंकड़े आप लोग कैसे निकालते होंगे? देखिए, डेफिनेटली महिलाओं से बातचीत होती है, और कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए, कुछ तो हमारे ट्रेड सीक्रेट हैं, हमारे लोगों के बीच की बात है। हम बहुत सारी बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप ये मानिए कि लोगों से बात हुई है, महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है, और अब छत्तीसगढ़ की महिला जागरूक हो चुकी है और वो बिल्कुल खुलकर अपना ओपिनियन देती हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि आवश्यक है, जहाँ उनका विश्वास जीत लिया जाता है। 23 नवंबर के बाद अगले ही दिन 24 नवंबर को, जैसे कि आप ये वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं, 52 सीटों को मिलने की संभावना व्यक्त की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसा कि हमने अपने थंबनेल पोस्टर में स्पष्ट किया था, अंततोगत्वा वही हुआ। इसके बाद तो 27 नवंबर को हमने सीधे बता दिया था कि मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पर हमारे ये संकेत स्पष्ट थे कि नए मुख्यमंत्री का आशय भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे चेहरों से था जिस पर आज चर्चा हो रही है। और इस वीडियो के अगले दिन यानी 28 नवंबर को भी हमने जो दावा प्रस्तुत किया था, हमारे साथ एक्सपर्ट अनिल मिश्रा मौजूद थे, जिसमें बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में 40 से कम सीटें नहीं मिलेगी। ये कि एग्जिट पोल तो 30 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद आ जाएंगे। आज तारीख है 28, बिल्कुल, और समय बहुत कम है। आप हमारे दर्शकों को तो बता देंगे कि 90 विधानसभा सीटों में आपको क्या लग रहा है, आकलन आपका क्या लगता है? मेरा अपना आकलन मानना है कि इस बार भाजपा ने जितनी दमदारी से और जितने व्यवस्थित ढंग से चुनाव लड़ा है, तो छत्तीसगढ़ के परिणाम निश्चित रूप से चौंकाने वाले आने वाले हैं। चौंकाने का आशय सीधा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पलड़ा मुझे भाजपा का भारी दिख रहा है। वो संख्या कहाँ तक जाकर रुकेगी ये मैं दावे के साथ नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना तो जरूर कर सकता हूँ कि बीजेपी 40 के नीचे नहीं रहेगी। और जिस दिन एग्जिट पोल आया यानी 30 नवंबर 2023 को हमने एक के बाद एक 2 वीडियो जारी किए जिसमें महिलाओं को गेम चेंजर बताया गया था। हमारे साथ स्टूडियो में उस वक्त प्रभुनाथ मिश्रा थे जिन्होंने दावा किया। इसके अलावा हमने साफ तौर पर बताया था कि एग्जिट पोल में महिलाओं से चर्चा ही नहीं हुई है। जो एग्जिट पोल बनाए गए हैं, जो जारी किए गए हैं, ऐसा लग रहा था कि शायद भूपेश सरकार को खुश करने की कोशिश की जा रही है। वो सारे के सारे लगभग फर्जी है क्योंकि महिलाओं से बातचीत नहीं की गई। एक नहीं 2 वीडियो के माध्यम से हमने डंके की चोट पर अपनी बातों को रखा था। आप क्या देख रहे हैं, चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जा सकता है? एग्जिट पोल के अलावा आपका अपना क्या ओपिनियन है? आपने भी काफी घूमा है, आप पूरे छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। चुनाव परिणाम तो मुझको ये लगता है जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है महिलाओं ने और नौजवानों ने, तो बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। मतलब अंडर करंट आपका कहना है? अंडर करंट कि महिलाएं खुल के रिएक्ट नहीं करती। हाँ, 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा तो वहाँ पे निश्चित रूप से व्यापक परिवर्तन आप देखेंगे। परिवर्तन को क्या मैं कोई परिणाम समझ लूँ कि सरकार बन जाएगी भाजपा की? नहीं, बन सकती है, बिल्कुल हमें तो विश्वास है बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिलहाल ये एग्जिट पोल है, हम इस बारे में कुछ अंदरूनी बातें बताएंगे। इससे पहले हम इस बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम फिर ये दावा करते हैं ये एग्जिट पोल है जो तकनीकी रूप से काफी मजबूत होते
होते हैं, लोगों से बात की जाती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मामले में खासकर महिलाओं से पर्याप्त बात नहीं हुई है। जिस तरह से एग्जिट पोल होते हैं, जिस तरह जानकारी जुटाई जाती है, 30 नवंबर की देर शाम तक एग्जिट पोल पर चर्चा होती रही। उसके अगले दिन यानी 1 दिसंबर को उस 10 के 10 एग्जिट पोल को हाथ में लेकर हमने दावे के साथ कहा था कि एग्जिट पोल लगा तो तीर वरना तुक्का जैसा है। एग्जिट पोल के नतीजे जैसे ही 30 नवंबर को जारी हुए, देर शाम तक यह स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पक्ष मजबूत है। आज कोई चैनल ये कहने को तैयार नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि झुकाव 10 के 10 सर्वे का कांग्रेस के तरफ है। हमने ग्राउंड पर सर्वे किया, मैं खुद मौके पर गया, लोगों से मैंने बातचीत की, वो वीडियो भी आपने देखा कि किस तरह से हमने ग्राउंड पर जो मेहनत की। इस तरह सर्वे टीम नहीं करती, बल्कि वो डेटा कलेक्शन करती है, जानकारियां जुटाई जाती है, कुछ 100 वोटरों से बात कर एक नतीजा निकाला जाता है। वो नतीजा लगा तो तीर वरना तुक्का वाला होता है। आज दैनिक भास्कर जैसे जिम्मेदार अखबार फ्रंट पेज पर एक खबर लिखता है जिसकी हेडिंग होती है, भाजपा का हर दांव चला, कांग्रेस की घोषणाएं नामंजूर, इसलिए सरकार बदली, अंडर करंट भांप नहीं पाए, महिलाओं ने पलटी मारी। आज ये दावे वो सब अखबार करेंगे, सब वो सर्वे एजेंसियां करेगी जो पहले सरकार के साथ खड़ी थी। ये वही दैनिक भास्कर है जिन्होंने कांग्रेस को अपने सर्वे में विजय घोषित किया था, लेकिन अब परिणाम सबके सामने हैं। और हम भी अपने उन आलोचकों से कहना चाहते हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में हमें काफ़ी तीखे शब्दों के साथ आलोचना के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की थी कि हम गलत हैं। आज हम उनकी आलोचनाओं का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि वो लगातार राष्ट्रबोध के साथ बने रहें, क्योंकि राष्ट्रबोध हमेशा सच्चाई के साथ अपने मिशन में डटा हुआ है। देश और समाज के लिए राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। आने वाले वीडियो में हम उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की 157 वोटों से हुई हार की समीक्षा के साथ उन तथ्यों को उजागर करने वाले हैं जिन्हें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरगुजा संभाग की 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ चुकी है। गौर करने की बात यह है कि 2018 में जहां भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी, वहां सरगुजा की जनता ने दंभ को अस्वीकार कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को 14 की 14 सीटें दे दी है। इसी तरह बस्तर संभाग की 12 सीटों में से भाजपा को 8 सीटें मिली है, कांग्रेस को 4 सीटें मिली है। रायपुर की 20 सीटों में से 12 सीटें भाजपा को, 8 सीटें कांग्रेस को मिली है। दुर्ग की 20 सीट में से भाजपा को 10 और कांग्रेस की झोली में 10 सीटें आई है। बिलासपुर संभाग में भाजपा को 10 और कांग्रेस को 13 सीटें मिली हैं। चुनाव के इस परिणाम पर अभी लगातार समीक्षा होनी है। अंदर खाने की कुछ ऐसी बातें जिसे आपको जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में यदि जनता ईमानदारी से अपने नेताओं को और राजनीतिक दलों के मुद्दों को नहीं समझेगी तो ऐसे में देश और समाज का कैसे भला होगा। हमें जागरूक होना होगा ताकि जो जनादेश दिया गया है उसका भरपूर सम्मान हो सके। राष्ट्रबोध एक जिम्मेदार जनमंच है। हम लगातार जन सरोकारों से जुड़े ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे जिससे राष्ट्रहित सर्वोपरि का हमारा सूत्र वाक्य कायम रहे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ मजबूती से कायम रहे। नमस्कार।